अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 13 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। यूनिट 13 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका इनवर्स कैसे लिया जाता है, तो ये देखेंगे स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, तो उसका थोड़ा सा रिव्यू करके फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, तो बात आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि जो फेडरल बोर्ड के पेपर हो रहे हैं वो एसएलओ बेस हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश यहाँ पे ये होती है कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर लूँ ताकि क्वेश्चंस कोई सा भी कहीं से भी आ जाए वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टूडेंट यूनिट 2 में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी जो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे लेते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सेट है 1 2 और सेट बी है ए बी, तो इन दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हो तो हम इसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हुए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी ये इटसेल्फ एक सेट होगा, और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से लेंगे और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हम बी से लेंगे। तो इट मींस के यहाँ पर पहले हम 1 के साथ पेयर बनाएंगे सेट बी के एलिमेंट्स का, तो ये 1a होगा और 1b होगा। इसी तरीके से 2 के साथ सेट बी के एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे तो ये 2a और 2b होगा। इसके बाद हमने वहां पे स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेशन क्या होती है। तो रिलेशन होती है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन, यानी ए क्रॉस बी का कोई सा भी सबसेट होगा वो एक रिलेशन कहलाएगी फ्रॉम ए टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट लिखता हूं 1a 2a, दिस इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, सो इट इज अ रिलेशन बिकॉज a क्रॉस b और 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1a वो a क्रॉस b से बिलोंग करता है, 2a भी a क्रॉस b से बिलोंग करता है। इट मींस के R1 जो है वो सबसेट है किसका, a क्रॉस b का, तो फिर बाय डेफिनेशन R1 जो होगी वो a क्रॉस b की क्या कहलाएगी, एक रिलेशन कहलाएगी। इसी तरीके से R2 एक और रिलेशन लिखते हैं, जैसे लेट्स सपोज 1a है 1b है और 2a है, दिस इज आल्सो अ रिलेशन बिकॉज R2 is a subset of A क्रॉस B है। इसी तरीके से एक और रिलेशन मैं लिखता हूं, तो इसका एक और सबसेट लिखता हूं, लेट्स सपोज 1A and 2B is also a relation because R3 is a subset of A क्रॉस B, यानी ये भी इसका क्या है, एक सबसेट है। तो कोई सा भी सबसेट हो अगर A क्रॉस B का तो वो एक रिलेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, तो फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगी कि उसमें अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो, यानी ये मैंने आपके सामने 3 रिलेशंस लिखी हैं, ये तीनों रिलेशंस में से अगर हमने चेक करना हो कि कौन सी रिलेशन फंक्शन है और कौन सी नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास अगर ये रिलेशंस दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये फंक्शन कहलाएगी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ f, अगर फंक्शंस को लेट्स सपोज हम f से रिप्रेजेंट करते हैं तो डोमेन ऑफ f सेट a के इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि देयर इज नो repetition in the first element of ordered pair of f. There is no repetition in first element of relation, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन अगर किसी
रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स में कोई रिपीटिशन नहीं हो रही हो, तो फिर अगर ये दो कंडीशंस कोई रिलेशन सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे वो फंक्शन है। लेट्स सपोज हमने जो R1 लिखी है यहाँ पे 1a एंड 2a, अगर हम चेक करना चाहें कि ये रिलेशन R1 फंक्शन है या नहीं है, तो हमें देखना होगा कि इसकी डोमेन सेट A के इक्वल है कि नहीं है। सेट A हमारे पास 1 2 है, जो डोमेन ऑफ R1 होगी स्टूडेंट वो set of first element of ordered pair is called domain of R1। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1a, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो डोमेन में 1 आएगा। सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इट मींस के डोमेन में 2 आएगा। तो डोमेन ऑफ R1 हमारे पास 1 एंड 2 आ रही है, जो कि आपके पास सेट A के इक्वल है। सेट A क्या है, आपके पास 1 एंड 2 है। और सेकंड कंडीशन ये थी कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए there is no repetition in first element of ordered pair of relation, यानी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो इट मींस के फर्स्ट एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे यस R1 इज अ फंक्शन, R1 जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो रिलेशन R2 है उसको चेक करना हो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डोमेन जो है वो सेट A के इक्वल नहीं है कि नहीं। तो डोमेन में जाहिर सी बात है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे 2 है, तो डोमेन इसकी R2 की जो डोमेन होगी वो 1 एंड 2 होगी। यानी जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट उसको सेट्स के अंदर एक ही बार लिखा जाता है। तो इट मींस के डोमेन ऑफ R2 जो है वो आपके पास सेट A के इक्वल आ रही है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन होने के लिए ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि डोमेन ऑफ F A के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि देयर इज नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, यानी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इट मींस के फर्स्ट एलिमेंट में क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है। तो इट मींस के सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई ना होने की वजह से ये फंक्शन नहीं कहलाएगी, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इसी तरीके से R3 है 1a एंड 2b है। अब अगर हम चेक करना चाहें कि क्या R3 एक फंक्शन है कि नहीं है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि 1 और 2 इसकी डोमेन में आ रहे हैं और सेट A भी 1 एंड 2 है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन ये थी कि फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन ना हो रही हो, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो इट मींस के ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट में कोई रिपीटिशन भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये आपके पास एक फंक्शन है। अब स्टूडेंट हम फंक्शंस का, इसके बाद हमने जो फंक्शंस को डिफाइन करना है वो है वन वन फंक्शन क्या होता है। तो वन वन फंक्शंस क्या होता है ये आपने चेक करना है। तो वन वन फंक्शंस की डेफिनेशन ये होगी कि अ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ इट्स सेकंड एलिमेंट डज नॉट रिपीट, यानी अगर कोई किसी फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं होता है तो फिर ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। जैसे R1 को हम चेक करते हैं क्या R1 वन वन फंक्शन है कि नहीं है। तो अब वन वन फंक्शन होने के लिए सेकंड एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट। तो उसके लिए देखें यहाँ पे सेकंड एलिमेंट A है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का और सेकंड ऑर्डर पेयर का भी सेकंड एलिमेंट A है, तो इट मींस के R1 फंक्शन तो है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से R3 फंक्शन वन वन फंक्शन है कि नहीं है ये चेक करना हो तो आपने देखना होगा कि R3 के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट में कोई रिपीटिशन हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो अब आप यहाँ पे देखें R3 का जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट A है और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट B है। तो इट मींस के R3 में जो सेकंड एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है ऑर्डर पेयर का। तो इट मींस के R3 फंक्शन भी है और साथ साथ कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, यानी इट इज अ 1 1 फंक्शन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जनरली हम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x से। अब अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x मींस कि स्टूडेंट यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक y है दूसरा x है। जो y है वो रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाता है, जो x है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाता है और जो f है वो आपके पास फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस फंक्शन की पिक्चर्स बनाऊं तो ये होगा x और ये लेट्स सपोज सेट y है, तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y होगा, x उसकी डोमेन होगी और y होगी वो उसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो ये आपके पास सेट की क्या बनती है, पिक्चर बनती है। अब स्टूडेंट अगर लेट्स सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो फिर उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, ये आपने देखना है। तो इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो, तो देन इट्स इनवर्स फंक्शन जो होगा वो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होगा। यानी स्टूडेंट जो एफ ऑफ x की यानी जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में डोमेन आपके पास x है और रेंज आपके पास y है और इसके इनवर्स फंक्शन में डोमेन y है, रेंज क्या है, x है। इसका मतलब है जब भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है। यानी अगर मैं इनवर्स फंक्शंस की पिक्चर बनाऊं तो वो कहां से कहां तक होगी, f इनवर्स जो होगा वो आपके पास y टू x होगा और f इनवर्स की डोमेन आपके पास y होगी और रेंज आपके पास क्या होगी, x होगी। तो ये आपके पास f इनवर्स फंक्शन होगा। तो अब स्टूडेंट आपने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमेशा हम उन फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जो 1 1 फंक्शन हो। अगर कोई फंक्शन 1 1 ना हो तो फिर उसका इनवर्स फंक्शन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहां पर मैंने आपको ले के एग्जांपल के तौर पे हमने R1 ली थी, तो R1 हमारे पास क्या है, 1a है और 2a है। दिस इज अ फंक्शन, यानी ये जो R1 है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना चाहूं तो ये R1 इनवर्स होगा और इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज इंटरचेंज होती हैं। तो इट मींस के इसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स इंटरचेंज होंगे, A1 हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब ये जो इनवर्स फंक्शन आया गया है R1 का, उसमें जरा गौर से अगर आप देखें तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है R1 इनवर्स में वो रिपीट हो रहा है। तो इट मींस के R1 इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो हमने कहा था देयर इज नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, यानी किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, तब वो फंक्शन नहीं होता है। तो इट मींस के हम लोग इनवर्स फंक्शन सिर्फ उन फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जो 1 1 हो। जैसे जहां पर मैंने पहले एग्जांपल में लिया था R3 हमारे पास क्या था, 1a था एंड 2b था। अगर मैं इसका और ये R3 कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, क्योंकि इसके सेकंड एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं हो रही है। तो मैं अगर R3 का इनवर्स फाइंड करना चाहूं तो A1 हो जाएगा 1a और 2b क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो अब देखें इसका जो इनवर्स फंक्शन आ गया है R3 का, उसमें फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है, यहां पर a है यहां पर b है। तो इट मींस के R3 क्या है आपके पास, R3 इनवर्स एक फंक्शन है। R3 कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है
और उसका इनवर्स भी एक फंक्शन है। तो इट मींस के हमेशा जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है जिसका इनवर्स फाइंड करना है वो 1 1 होना चाहिए। अब स्टूडेंट हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज जो साइन फंक्शन था स्टूडेंट वो आपके पास अगर इफ y इज इक्वल टू साइन x हो तो देन इट्स इनवर्स क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y होगा। जैसे स्टूडेंट अगर आपके पास कोई फंक्शन है जनरली y इज इक्वल टू एफ ऑफ x हो तो फिर उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होता है। यानी डोमेन और रेंज क्या होती है, इंटरचेंज होती है। अब यहाँ पे इश्यू ये आता है स्टूडेंट जब हम साइन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हमेशा उन फंक्शंस का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो 1 1 हो, जबकि y इज इक्वल टू साइन x ये तो फंक्शन है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि sin x जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ये मैंने आपको यूनिट 11 में बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस वो होते हैं जो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ एंगल दे रिपीट देयर वैल्यू। तो यहाँ पे लेट्स सपोज स्टूडेंट इस बात को हम समझते हैं साइन x का ग्राफ ड्रा करके। लेट्स सपोज मैं जो x यानी जो y इज इक्वल टू साइन x के लिए ग्राफ ड्रा करता हूँ। x की जो वैल्यूज मैं लेता हूँ -180 से +180 पे। तो इफ x इज इक्वल टू -180 हो तो -180 पे साइन क्या होता है, साइन -180 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये 0 होता है। इसी तरीके से अगर x -90 लें यानी डोमेन अगर हम -90 ले लें तो साइन -90 -1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 किसके इक्वल होता है, अगेन 0 के इक्वल होता है। अब अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रा करूं या आपको यहां से नजर भी आ रहा है कि 180 पे भी -180 पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है और 180 पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है। तो इट मींस के जो रेंज है वो क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है। तो इट मींस के जो साइन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अब हम स्टूडेंट अगर ग्राफ से भी इस बात को समझें तो लेट्स सपोज ये आपके पास 0 है, ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ये 0 डिग्री यहाँ पे मैं -90 डिग्री लेता हूँ, यहाँ पे मैं -180 डिग्री लेता हूँ और x एक्सिस राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है 180 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर साइन x -180 हो तो साइन x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इट मींस कि ये वाला पॉइंट x अगर -180 हो तो साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से x जब -90 होता है तो साइन डाउनवर्ड y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव होता है और अपवर्ड y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर x -90 हो तो उसके लिए साइन की वैल्यू -1 होती है। तो -90 के नीचे और -1 के सामने वाले पॉइंट को हम नोट करेंगे। यहाँ पे x जो है वो -90 है और y क्या है आपके पास 1 है। इसी तरीके से जब x 0 हो तो y इज इक्वल टू साइन x है, साइन 0 0 होता है। तो इट मींस कि यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। इसी तरीके से 90 के ऊपर 1 है और 180 पे अगेन क्या है, 0 है। तो अगर हम साइन के लिए ग्राफ ड्रा करें तो ये आपके पास साइन का क्या बनता है, ग्राफ बनता है। इस ग्राफ से हमें ये बात नजर आ रही है स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को मोर देन 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी ये जो साइन का ग्राफ हमारे पास आ गया है y इज इक्वल टू साइन x का ये वाला, ये x एक्सिस को एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको लेट्स सपोज a कहेंगे। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज इसको b कहेंगे। और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज इसको हम क्या कहते हैं, c कहते हैं।
और याद रखें स्टूडेंट, अगर किसी फंक्शंस का हम ग्राफ ड्रा करें और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो फिर वो फंक्शन जो होगा वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो वन वन फंक्शंस के अलावा जस्ट फंक्शन होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास मसला ये आ रहा है कि हमने इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन फाइंड करना है, और जो साइन की जो डोमेन होती है, जो कि हमने यूनिट 11 पे पढ़ी है कि डोमेन ऑफ साइन एक्स जो होती है वो आपके पास माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होती है, और जो या हम कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स होती है, और जो रेंज ऑफ साइन एक्स होती है वो आपके पास रेंज ऑफ साइन एक्स जो होती है वो -1 से +1 तक होती है। तो ये रेंज ऑफ साइन एक्स है, ये डोमेन ऑफ साइन एक्स है। अब इस डोमेन में यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जो साइन फंक्शन है, जो साइन का ग्राफ है, वो कई बार अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा होता है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। अब हम कैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन फाइंड करें, जबकि अभी हमने कहा था कि हम सिर्फ उन फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो 1 1 हो। तो इसके लिए हम स्टूडेंट जब भी कोई फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन ना हो और उसका आपने इनवर्स फाइंड करना हो, तो उसका इनवर्स फाइंड करने से पहले आपने उसकी जो डोमेन है जिसका आपने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, उस फंक्शन की डोमेन को आपने रिस्ट्रिक्ट करना होता है, यानी महदूद करना होता है वो, और उसको इस तरीके से महदूद करना होता है कि उस डोमेन के ऊपर जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाए। यानी पहले हम y इज इक्वल टू साइन एक्स को 1 1 फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद उसकी इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। तो 1 1 कैसे बनाएंगे साइन एक्स को, कि इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फर्ज करें स्टूडेंट इसकी डोमेन को मैं -90 से लेकर +90 तक रिस्ट्रिक्ट करता हूं, तो -90 से +90 तक देखें साइन की जो वैल्यू होती है वो रिपीट नहीं होती है। तो इट मींस कि मैं इस ग्राफ को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। इसको 1 1 फंक्शन बनाने के लिए मैं इसको -90 से +90 तक इस ग्राफ को क्या करूंगा, रिस्ट्रिक्ट करूंगा। तो यहाँ पे -90 पे ये फंक्शन आपके पास यूं आ जाएगा और यहां तक जाएगा, यानी +90 पे जो साइन की वैल्यू है वो 1 होती है, तो यहां तक जाएगा। तो इट मींस कि हम इस ग्राफ को ये अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ग्राफ भी क्या हो जाएगा, हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और कहां से कहां तक होगा, -90 से +90 तक इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब जब हम इसको -90 से +90 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपके पास क्या है, इस डोमेन के अंदर -90 से +90 तक ये 1 1 फंक्शन होता है। यानी इस डोमेन में साइन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि कौन सा है आपके पास, यहाँ पे पॉइंट B है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं तो पहले हमने उस फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। रिस्ट्रिक्ट कैसे करनी है कि उस डोमेन को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करनी है कि उस डोमेन के ऊपर जो फंक्शन है वो 1 1 बन जाए, और फिर उसके बाद उसकी क्या फाइंड करते हैं, इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं। अब जो डोमेन थी साइन एक्स की जो एक्चुअल डोमेन है वो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी है। फॉर इनवर्स फंक्शन, यानी इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हम साइन एक्स की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे -90 से +90 तक, -90 से +90 तक। और अगर इस एंगल को आप रेडियन में कहोगे तो -90 किसके इक्वल होता है, -π/2 से π/2 तक। और जो रेंज होगी स्टूडेंट -90 पे साइन की रेंज क्या है, -1 है, और 90 पे क्या है, 1 है। तो जो साइन की रेंज होगी वो आपके पास क्या होगी, -1 से 1 ही रहेगी। रेंज ऑफ साइन एक्स क्या रहेगी,
इस डोमेन में -π/2 से +π/2 तक जो साइन की रेंज होती है वो कहां से कहां तक रहती है, -1 से लेकर 1 तक रहती है। तो इट मींस के साइन एक्स के इनवर्स को फाइंड करने के लिए पहले हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया टू -π/2 टू +π/2। अब अगर हम लोग इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो फिर इसकी जो इनवर्स फंक्शन होगी, यानी देन इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y होगा। और जो इनवर्स फंक्शन है स्टूडेंट, पहले भी आप लोगों को बताया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स में x डोमेन है, y रेंज है, और x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y में y डोमेन है, x रेंज है। यानी जो फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाती है, और जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। तो हमारे पास जो फंक्शन था y इज इक्वल, जिसको हमने फॉर इनवर्स फंक्शन जो साइन की डोमेन हमने चूज की थी वो क्या थी, -π/2 से +π/2 तक थी। यानी डोमेन ऑफ साइन एक्स हमारे पास रिस्ट्रिक्ट करने के बाद वो क्या है, यानी x की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 तक है। यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 है, लेस देन आर इक्वल टू π/2 है। इसको आप -π/2 टू +π/2 भी लिख सकते हैं। और जो रेंज ऑफ साइन एक्स थी आफ्टर रिस्ट्रिक्शन द डोमेन ऑफ साइन एक्स, वो क्या थी आपके पास, -1 से +1 तक थी। अब हम जरा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x लेंगे, तो बाय डेफिनेशन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगी, जो रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x है वो होगी। तो मींस के रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या थी आपके पास, -1 से +1 तक थी। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x की क्या होगी, डोमेन क्या होगी साइन इनवर्स ऑफ x की, वो -1 से +1 तक होगी। और रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो डोमेन ऑफ साइन x होगी। तो रेंज डोमेन ऑफ साइन x क्या थी, -π/2 से +π/2 तक थी। या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 था, लेस देन आर इक्वल टू +π/2 था। तो रेंज आपके पास क्या होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 से +π/2 तक होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इनवर्स फंक्शन की साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अब स्टूडेंट हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करते हैं फॉर कोसाइन फंक्शन। लेट्स सपोज अगर आपके पास y इज इक्वल टू cos x है और आपने y इज इक्वल टू cos x का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो पहले हम लोग cos x की जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी महदूद करेंगे उस हद तक कि cos x जो है वो हमारे पास 1 फंक्शन बन जाए। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैं डोमेन ले रहा हूँ cos x की, लेट्स सपोज -180 से +180 तक। तो -180 पे cos क्या होता है, -1 होता है, -90 पे 0 होता है, 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, और 180 पे अगेन किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अगर मैं इसके लिए स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करूं तो लेट्स सपोज ये 0 है, ये 1 है, और y एक्सिस डाउनवर्ड -1 होता है। आपके पास लेट्स सपोज ये -180 है, ये 90 है और -90 है, और राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, तो ये 180 है, ये x एक्सिस है आपके पास, ये y एक्सिस है। -180 पे cos की वैल्यू -1 होती है, तो डाउनवर्ड होगी आपके पास। और इसी तरीके से -90 पे 0 होती है, फिर 0 पे 1 होती है, फिर 90 पे अगेन 0 होती है, फिर 180 पे अगेन क्या होती है आपके पास, वो अगेन वो -1 होती है, डाउनवर्ड होती है -1। अब लेट्स सपोज अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आता है, ये y इज इक्वल टू cos x, और इसी तरीके से ये क्या करता है, कंटिन्यू रखता है अपने आप को। अब स्टूडेंट हमने इसकी डोमेन को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमारे पास ये जो cos x है ये एक 1 फंक्शन हो जाए।
अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस x है, ये इस पॉइंट A पे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, C पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसकी डोमेन को लेट्स सपोज 0 से लेकर 180 तक रखता हूं, 0 पे ये 1 होता है cos की वैल्यू, और 90 पे ये 0 होता है, और 180 पे ये -1 होता है, तो डोंट वर्ड -1 होगा, ठीक है ना। ये 180 है, सॉरी ये नहीं है। तो इट मींस कि अगर मैं इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूं फ्रॉम 0 टू 180, तो ये जो ग्राफ है cos x का, फिर ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट B होगा। तो इट मींस कि फिर जो ग्राफ होगा वो आपके पास 1 ग्राफ होगा, यानी जो फंक्शन होगा वो 1 फंक्शन होगा। लेकिन cos x की जो एक्चुअल डोमेन होती है, डोमेन ऑफ cos x जो होती है वो आपके पास -इंफिनिटी से +इंफिनिटी होती है, या ऑल रियल नंबर्स होती है, और रेंज ऑफ cos x जो होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है, ठीक है ना। ये -1 से +1 तक रेंज होती है, रेंज ऑफ cos x होती है। लेकिन cos x का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रॉम 0 टू 180, या इन अदर वर्ड्स अगर आप उसमें कहते हैं रेडियन में कहते हैं, तो रेडियन में 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, और 180 को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो इट मींस के फॉर टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ cos x वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ cos x टू डोमेन, हम कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, 0 से लेकर डोमेन ऑफ cos x को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये अगर हम 0 से पाई तक डोमेन ऑफ cos x को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उससे हमारे पास जो फंक्शन cos x है वो क्या हो जाता है, वो आपके पास 1 फंक्शन हो जाता है। और cos 0 जो होता है स्टूडेंट, वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और cos 180 यानी cos पाई किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो इट मींस के रेंज ऑफ cos x आपके पास यही रहेगी आफ्टर रिस्ट्रिक्शन द डोमेन। तो रेंज ऑफ cos x किसके इक्वल होगी, वो -1 से लेकर +1 तक होगी, यानी जो x की वैल्यूज है वो जो y की वैल्यूज है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब याद रखें स्टूडेंट, आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ cos x टू मेक इट 1 फंक्शन, तो फिर जो cos x है वो प्रिंसिपल फंक्शन भी कहलाता है। यानी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो हमारे पास cos x है उसको हम प्रिंसिपल फंक्शन या प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन भी कहते हैं। और जो पहला था साइन फंक्शन, उसमें भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो हमारे पास साइन फंक्शन आता है उसको हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन भी कहते हैं। अब हम स्टूडेंट अगर हमारे पास इफ y इज इक्वल टू cos x है, तो फिर इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y होगा। यानी जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन होगा cos x का, उसमें जो डोमेन होगी वो आपके पास cos x की जो रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी। यानी डोमेन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इक्वल होगी, डोमेन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इक्वल होगी -1 से +1 तक, क्योंकि इनवर्स लेने के बाद रेंज डोमेन बन जाती है, और डोमेन जो है वो cos इनवर्स की रेंज बन जाती है। तो रेंज ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इक्वल होगी आपके पास 0 से लेकर पाई तक होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, cos x की डोमेन और रेंज को डिफाइन करते हैं। तो ये आपके पास cos इनवर्स की डोमेन और रेंज हो गई। तो हमने इस तरीके से, अब y इज इक्वल टू tan x है, हमने इनवर्स टेंजेंट फंक्शन फाइंड करना है। जो डोमेन होती है स्टूडेंट, डोमेन ऑफ tan x जो एक्चुअल डोमेन होती है वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होती है tan x की, और रेंज ऑफ tan x होती है वो भी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी होती है, या ऑल रियल नंबर्स होते हैं। अब इस tan x को 1 बनाने के लिए हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आफ्टर रिस्ट्रिक्ट डोमेन टू मेक इट 1 फंक्शन,
तो उसके रिस्ट्रिक्ट करने के बाद यानी डोमेन को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने के बाद कि tan x जो है वो 1 फंक्शन हो जाए, तो फिर डोमेन ऑफ tan x हमारे पास होगी -π/2 से +π/2 तक। यानी इस डोमेन में जो tan x होगा वो 1 फंक्शन होगा और रेंज ऑफ tan x वहीं रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये तीनों फंक्शन में स्टूडेंट आपने देखा है कि जब भी हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उससे रेंज पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब अगर हम y = tan x है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा x = tan इनवर्स ऑफ y होगा, और ये जो y जो tan x है आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन टू मेक इट 1 फंक्शन, ये जो फंक्शन है y tan x आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, ये आपके पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल tan फंक्शंस भी कहलाता है आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। अब इसकी जो डोमेन अगर हम फाइंड करने चाहे कि डोमेन ऑफ tan इनवर्स ऑफ y क्या होगी, तो जो आपके पास tan x की रेंज थी वो tan इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो tan की रेंज क्या थी आपके पास, -∞ से लेकर +∞ तक थी, तो ये tan की रेंज बनेगी। और रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल होगी, वो -π/2 से +π/2 तक होगी, क्योंकि जो tan x की डोमेन है वो आफ्टर टेकिंग tan इनवर्स वो उसकी रेंज बन जाती है। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ tan x आपके पास -π/2 से +π/2 तक थी, तो फिर रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ y क्या होगी, वो -π/2 से +π/2। अब क्वेश्चन है y cot x, अगर y cot x हो तो फिर इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो x cot इनवर्स ऑफ y होगा। और cot x की स्टूडेंट हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट की है फ्रॉम 0 to π, तो फिर जो cot x की डोमेन होगी वो cot इनवर्स ऑफ y की रेंज होगी, और जो cot x की रेंज होगी वो cot इनवर्स ऑफ x की डोमेन होगी। तो cot ऑफ x की जो आपके पास डोमेन होती है वो -∞ to +∞ होती है, तो ये रेंज ऑफ cot इनवर्स ऑफ y होगी। और cot इनवर्स ऑफ x की डोमेन y की यानी जो y होगा वो 0 से π तक होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आपके पास कोई फंक्शन है y secant x, तो उसका इनवर्स फंक्शन होगा x secant इनवर्स ऑफ y। तो जो डोमेन ऑफ secant इनवर्स ऑफ y होगी वो y > 0 लेस देन = π होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट y जो होता है वो π/2 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि secant π/2 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो इट मींस के हम लोग y π/2 नहीं ले सकते हैं। और रेंज ऑफ secant इनवर्स ऑफ x होगी x > -1 लेस देन = 1 होगी। इसी तरीके से अगर हम y cosecant x का इनवर्स फाइंड करते हैं तो पहले हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, कहां से कहां तक, -1 से +1 तक, और इसके बाद इसकी इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। तो फिर जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी वो -π/2 से +π/2 तक होगी, और यहाँ पे y जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एट y = 0 कोसेकेंट x जो है वो अनडिफाइंड होता है। और रेंज जो होगी वो -1 से +1 तक होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं ऑफ इनवर्स फंक्शंस की। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लें, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।